आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर एक और नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपके टॉपिक का नाम होगा रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यानी कि वो लाइट जो कि बाउंस बैक हो चुका है, यानी कि जो रिफ्लेक्ट हो चुका है, क्या वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मतलब सिंपल से यहाँ पे कहने का अच्छा, पहले तो ये समझो कि रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता था हमारा। जो लाइट हमने जलाया, यानी कि जो लाइट हमारा गया, वो हमारा कहलाता था इंसिडेंट रे, और जो टकरा के जो हमारा वापस आ गया, हमारे पास बाउंस बैक हो गया, उसको हम लोग कहते थे रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है, क्या वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकता है क्या। देखते हैं हो सकता है कि नहीं, वही हम लोगों को इसमें देखना है। तो टॉपिक का नाम हमारा यही है। अब इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है देखो। पहला इसके अंदर बात कहा जा रहा है, इफ द रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर आर इंसिडेंट ऑन अनदर प्लेन मिरर देन द रिफ्लेक्टेड रेज आर रिफ्लेक्टेड अगेन। इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आप क्या करो, एक शीशा रखो सामने, उसके ऊपर टॉर्च को जलाओ, ठीक है, और उससे जो लाइट हमारा बाउंस बैक होगा ना, उसके आगे में भी एक दूसरा शीशा रख देना, फिर से हमारा क्या हो जाएगा, लाइट बाउंस बैक होगा। और ऐसा ना हम लोग बचपन में करते थे, याद करो, बहुत ही बेसिक सा चीज़ है ये। मतलब क्या करते थे, सबसे पहले अपने शीशे को, यानी कि आईने को तिरछा रखते थे, उस पर टॉर्च जलाते थे, और उस पर जो हमारा लाइट गया शीशा पे जो पड़ता था, वो जो लाइट हमारा बाउंस बैक होता था टकरा के, उसके आगे भी हम लोग एक शीशा और रख देते थे, है ना। फिर वहां से भी लाइट हमारा बाउंस बैक होता था। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, उसके सामने में यदि एक प्लेन मिरर दूसरा रख दिया जाए तो फिर दोबारा वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, और ये होता भी है नॉर्मली। सिंपल सा कहने का मतलब है कि दो शीशा आप बगल बगल में रख दो, इसका जो लाइट टकराएगा वो उस पे जाएगा, और उसका जो लाइट टकराएगा वो किसी तीसरे वाले पे जाएगा, तीसरे वाले के सामने रख दोगे चौथे वाले पे चल जाएगा। इस तरीके से हमारा ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्टेड लाइट हमारा दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस केस द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ द फर्स्ट प्लेन मिरर बिकेम इंसिडेंट रेज फॉर द सेकेंड प्लेन मिरर। अच्छा, बहुत ध्यान से समझिए इसको। मतलब कि आपने सपोज करो कि आपके सामने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। प्लेन मिरर का मतलब जिसमें हम लोग अपना आईना है अपने घर का, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। आपके पास एक प्लेन मिरर है और उस पर आप लाइट जला रहे हो, यानी कि उस पर आप लाइट को सिंपल सा उस पर फोकस कर रहे हो। तो उससे जो लाइट हमारा बाउंस बैक होगा वो तो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा, ठीक है। लेकिन उसके सामने में यदि हम एक शीशा और रख दे तो वो दूसरे वाले मिरर के लिए वही रिफ्लेक्टेड रे किसका काम करेगा, इंसिडेंट रे का काम करेगा, क्योंकि उस पर जाके वो टकराएगा दूसरे वाले मिरर पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता है वो जब दूसरे मिरर के पास जाके टकराता है तो वही हमारा रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के जैसा बिहेव करने लगता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो दूसरे वाले मिरर के ऊपर जाके टकराएगा, और टकराने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। तो यही चीज़ है इसमें हमारा कहने का मतलब था। तो सीधा सा यहाँ पे कहने का बड़ा ही बेसिक सा मतलब यहाँ पे आपका ये है कि जब हमारे पास दो मिरर हो तो जो हमारा लाइट रिफ्लेक्ट करता है उसको यदि हम दूसरे मिरर के ऊपर दोबारा रिफ्लेक्ट करवा दें तो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले मिरर के पास जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे जाएगा वो किसके तरह बिहेव करेगा, इंसिडेंट रे के तरह बिहेव करेगा दूसरे वाले मिरर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही था हमारा इसमें लिखा हुआ। आगे, पेरिस्कोप इज अ डिवाइस इन विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिफ्लेक्टेड अगेन। अब यहाँ पे ना हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं। इस पेरिस्कोप डिवाइस के अंदर बेसिकली रिफ्लेक्टेड लाइट को ही दोबारा रिफ्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, पेरिस्कोप कैसे काम करता है। सबसे पहला बात तो पेरिस्कोप इज अ लॉन्ग tubular device through which a person can see things that are out of the direct line of sight। यानी कि मान लीजिए कि कोई चीज ना, जैसे सपोज करो कि आप अपने छत के नीचे खड़े हैं, ठीक है, लेकिन आपको वो चीज देखना है जो कि आपके छत से दिख जाता है। सपोज कीजिए कि आपके छत से ही आपके दोस्त का घर दिख सकता है, लेकिन आप अपने छत के नीचे हैं, तो आप क्या करोगे, एक बहुत ही लंबा सा आपको पेरिस्कोप लगाना पड़ेगा, आपके छत से लेकर आपके नीचे तक पूरा ग्राउंड तक एक पेरिस्कोप लगाना पड़ेगा। वो पेरिस्कोप क्या करेगा, सिंपल सा, उस पेरिस्कोप में ना शीशे लगे होते हैं, तो आपके दोस्त का जो घर है उसका इमेज बनेगा कहाँ पे, शीशा पे। फिर एक और शीशा नीचे लगा होगा जो घर का इमेज नीचे वाले शीशे पे डायरेक्ट भेज देगा। फिर वहाँ पे आप अपना आंख लगाए हुए होगे तो आपको वहाँ पे वो घर दिख जाएगा आपका।
इसी तरीके से हमारा पेरिस्कोप काम करता है। और पेरिस्कोप का जो ज़्यादातर इस्तेमाल है ना, ये हम लोग आज मतलब हम लोग तो अपने आम जिंदगी में नहीं करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सबमरीन में किया जाता है। अभी आपको बताएंगे, इसका लाइव एग्जाम्पल आपको बताएंगे। तो पेरिस्कोप क्या हो गया? पेरिस्कोप एक लंबा सा एकदम ट्यूब जैसा डिवाइस होता है जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट को दोबारा रिफ्लेक्ट किया जाता है ताकि आप उन चीज़ों को भी देख सको जिसको कि आप नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, यही हमारा डिवाइस कहलाता है पेरिस्कोप। आपके बुक में डायग्राम ये दिया हुआ होगा, एनसीईआरटी में पेरिस्कोप का डायग्राम नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, यदि आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उसमें एक पेरिस्कोप का डायग्राम दिया हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स अरेंज्ड पैरेलल टू वन अनदर। तो पेरिस्कोप में दो मिरर होते हैं और दोनों का दोनों मिरर एकदम एक दूसरे के पैरेलल रखे होते हैं, यानी कि जस्ट एक दूसरे के आमने सामने, तभी जाकर पहले वाले में जो इमेज बनेगा वही इमेज दूसरे वाले मिरर पे जाके छाप पाएगा। यानी कि पहला वाले मिरर का इमेज दूसरे वाले मिरर पे तभी जा पाएगा जब बिल्कुल सामने सामने हो। ठीक है, तो पेरिस्कोप में हमारा ऐसा ही होता है। आप डायग्राम को देखोगे आपको पेरिस्कोप ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेरिस्कोप्स आर यूज्ड इन सबमरीन्स, टैंक्स एंड ऑल्सो बाय सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड। अच्छा देखो क्या होता है, सबमरीन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सबमरीन में आपने देखा होगा, आपने कोई ऐसा मूवी देखा है जिसमें पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया गया है? यानी कि सबमरीन थोड़ा सा ऊपर आता है पानी के, पूरा ऊपर नहीं आता, बस सबमरीन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो पानी के ऊपर आता है और सबमरीन के नीचे बैठे बैठे वो देख लेता है कि पानी के ऊपर क्या क्या है ना? ऐसा होता है हमारा, तो वही हमारा कहलाता है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप सिंपल सा क्या होता है, सबमरीन में ऊपर की ओर निकलता है, पानी के ऊपर चल जाता है वो, और वो पूरा घूम जाता है पूरा, और वो पूरा घुमा के दिखा देता है कि पानी के ऊपर क्या क्या है, कौन सा जहाज है, कहाँ पे है, कितने दूरी पे है, पानी के ऊपर कौन तैर रहा है, क्या है, सब कुछ वो सबमरीन के नीचे बैठे बैठे देख लेता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है पेरिस्कोप का। उसी प्रकार से टैंक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। टैंक मतलब जो लड़ाई उड़ाई में इस्तेमाल होते हैं, उसमें फिर से हमारे सोल्जर्स बंकर में, यानी कि गड्ढे में जो छुपे रहते हैं, वो अपने पेरिस्कोप को ऊपर लगाते हैं और ऊपर के चीज़ों को बंकर में बैठे बैठे वो लोग देख लेते हैं। तो यही हमारा पेरिस्कोप का बहुत अच्छा यूज है। ठीक है, पेरिस्कोप समझ में आ गया क्या होता है? तो सिंपल सा, पेरिस्कोप किस बेसिस पे काम करता है? रिफ्लेक्टेड लाइट को ही दोबारा रिफ्लेक्ट करके इमेज हमको दिखा देता है पेरिस्कोप। कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक तरफ इसका रहता है खुला हुआ जगह जहाँ से कि इमेज बनता है, और एक जगह रहता है जहाँ पे आप अपना आँख लगा के देखते हो। ठीक है, इसी तरीके से हमारा पेरिस्कोप काम करता है। अब तो मेरे हिसाब से पेरिस्कोप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका मल्टीपल इमेजेस का। मल्टीपल इमेजेस क्या है भाई? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका वो वाला, जब हम लोग अपने सैलून में बाल कटाने के लिए जाते हैं, आगे भी शीशा होता है, पीछे भी शीशा होता है, तो हमारा जो खोपड़ी का जो इमेज है वो कितना बार बन जाता है? बहुत बार बन जाता है ना? ऐसा लगता है कि जैसे एक ही आदमी ना कितने शीशे में दिख रहा है। वही हमारा मल्टीपल इमेज का एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। देखो खैर इसमें क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। देखो, एक प्लेन मिरर एक ऑब्जेक्ट का इमेज तो एक ही बना सकता है। जैसे मान लो कि मेरे घर में वो शीशा रखा हुआ जिसमें कि हम अपना डेली चेहरा देखते हैं, तो इसमें मेरा इमेज कितना बनता है? एक ही बनता है। लेकिन वही मिरर यदि हम बहुत इस्तेमाल कर ले, बहुत सारा यदि हम मिरर इस्तेमाल कर ले, तो वही मेरा इमेज, एक मिरर पे तो एक ही इमेज बनेगा, लेकिन ज़्यादा मिरर होने के वजह से इसका इमेज उस वाले मिरर पे टकराएगा, उसका इमेज इस वाले मिरर पे टकराएगा, ऐसे टकराते टकराते हमारा बहुत सारा इमेज क्रिएट हो जाता है। और ऐसा हमको लाइव देखने को कहाँ पे मिलता है? अपने सैलून में, क्योंकि आगे भी शीशा होता है, पीछे भी शीशा होता है, इस वजह से हमारा हो जाता है। आगे, बट व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर कीप्ड इनक्लाइंड एट एन एंगल देन दे कैन फॉर्म मल्टीपल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि दो प्लेन मिरर को हम आमने सामने रख दें तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मल्टीपल इमेज बना लेता है, मतलब बहुत सारा इमेज वो क्रिएट कर लेता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका सैलून में है। हम लोग अपने मेंस वाले सैलून में जाते हैं तो वहाँ भी यही चीज़ होता है, गर्ल्स वाले सैलून में भी यही चीज़ होता है। यानी कि सैलून में जो शीशा का डिजाइनिंग है ना, वो इसी प्रकार से होता है ताकि आपका इमेज उसमें ज़्यादा दिख सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन वन प्लेन मिरर एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द अदर प्लेन मिरर। यानी कि जो इमेज हमारा पहले वाले मिरर में बनता है, वही इमेज ऑब्जेक्ट का काम करता है दूसरे वाले मिरर के लिए। फिर उसका इमेज उस पर बनेगा, फिर उसका इमेज उस पर, इस तरीके से बनते 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 हमारा बहुत सारा इमेज बन जाता है।
ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा मल्टीपल इमेज बना लेता है। आगे बढ़ते हैं। वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ आवर सेल्व्स इफ वी स्टैंड बिफोर टू प्लेन मिरर्स हैविंग ऑन अपोजिट वॉल्स, यानी कि दोनों अपोजिट वॉल पे एक आगे और एक पीछे भी हमारा शीशा लगा हुआ है बड़ा सा, तो हम अपना फेस का जो इमेज है वो बहुत सारा देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही हमारे सलून में ऐसा कुछ होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, एक सलून का जो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी बुक में वो हम आपको दिखा देते हैं, आप ज़्यादा समझ पाओगे। ये वाला डायग्राम आप देखो, इसी प्रकार का सलून में कुछ होता है, यानी कि एक शीशा तो आपके बिल्कुल आगे होता है, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है जिसका बाल काटना है, एक शीशा आगे होता है, एक शीशा पीछे होता है। यदि शीशा पीछे नहीं होता है तो जो आपका बाल काटता है ना, वो एक छोटा सा शीशा लेके दिखाता है आपको कि देखो आपके पीछे का बाल कुछ इस तरीके से कटा है ना, तो वही इस वाले इसमें दिखाया जा रहा है। लेकिन यदि एक पीछे यदि ऑटोमेटिक एक शीशा होता तो क्या इसको हाथ में लेकर दिखाने की जरूरत थी क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, अब हाथ में लेकर दिखाया नहीं जाता, क्योंकि लगभग हर सलून में ये चीज़ होता है, पहले से शीशा पीछे रखता है। यदि नहीं रहता है तो छोटा मोटा सलून है तो वहाँ पे बार्बर, मतलब कि जो आपका बाल काटने वाला होता है आदमी, वो एक छोटा सा शीशा लेके आपके पीछे का बाल को आगे के शीशे पे प्रस्तुत कर देता है और आप उसको देख जाते हो आराम से। ठीक है, तो यही हमारा है मल्टीपल इमेज का एग्जाम्पल। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक का है। दोबारा आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो इस तरीके से हमारा मल्टीपल इमेज वाला काम चलता है। तो मल्टीपल इमेज भी आपको समझ में आ गया। चलिए, इसी के अंदर ना हम लोगों को एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, छोटे से डिवाइस के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप किस तरीके से बनता है, इसको बनाने का ना बहुत ही सिंपल तरीका होता है। और यदि आपको कभी मौका मिले, खाली टाइम में बैठे कभी आप रहिएगा संडे को, तो आप इसको घर में बना के ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और ये कैसे बनाना है, आप इसको चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर यदि आप गूगल पे सर्च नहीं करना चाहते हो तो आपके पास जो बुक है ना, उसमें एक्टिविटी के तौर पे इसको समझाया गया है कि आप कैसे घर बैठे बैठे एक कैलिडोस्कोप बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो आप एक पेरिस्कोप भी घर बैठे बना सकते हैं। ये सब आपके बुक में, रेफरेंस बुक में एक्टिविटी में दिया हुआ है। ठीक है, एक्टिविटी में बताया गया है कि आप कैसे एक पेरिस्कोप बना सकते हैं, कैसे आप एक कैलिडोस्कोप बना सकते हैं। बड़ा सिंपल होता है ये, कभी आपको मौका मिलेगा, खाली बैठे होंगे आप घर में, तो उस दिन आप इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक्टिविटीज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल खोल लो, उसमें तो वीडियो के तौर पे दिखा देता है यूट्यूब पे सारा कुछ। ठीक है, चलिए खैर, लेकिन हम क्लास में नहीं करा सकते, नहीं तो फिर क्लास हमारा बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कैलिडोस्कोप भी हम लोग बना सकते हैं। अब ये कैलिडोस्कोप किस तरीके से काम करता है देख लो ध्यान से। The kaleidoscope is an instrument or toy containing inclined plane mirrors which produce multiple reflections of colored glass pieces and create beautiful patterns। देखो, कैलिडोस्कोप ना बेसिकली एक तरीके का खिलौना होता है। इसको हम लोग अपने बचपन में, हमको याद आ रहा है जब हम लोग बचपन में मेला जाते थे ना मम्मी लोग के साथ, तो मेले में ये चीज़ मिलता था और ये चीज़ हम लोग खरीदते भी थे। इसमें होता क्या है, बेसिकली डब्बे जैसा होता है ये, और डब्बे जैसा होता है, इसके अंदर ना शीशा लगा होता है। ठीक है, और उस शीशे के अंदर, मतलब कि डब्बा जैसा होता है, डब्बे के अंदर शीशा होता है, और डब्बे के अंदर ही छोटे छोटे ग्लास के पीस होते हैं अलग अलग कलर के। बात समझ में आ रही है? और जब उसका परछाई शीशे पे पड़ता है ना, तो बहुत ही रंगीन अलग अलग प्रकार का डिजाइन आपको देखने को मिलता है कैलिडोस्कोप के अंदर। ये हम लोग बचपन में करते थे, लेकिन मतलब खरीदते थे मेले में हम लोग जब जाते थे तो। और ये बनाना उतना कुछ हार्ड नहीं है, आपको कभी मौका मिले तो आप एक्टिविटी को पढ़ के बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल होता है। तो ये सिंपल सा एक खिलौना होता है जिसके अंदर आपका दो से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मिरर उसमें होते हैं लगे हुए, और उसी में आपका छोटा छोटा ग्लास का पीस लगा रहता है अलग अलग रंग का, जिसको हम लोग चूड़ी कहते हैं ना, बैंगल्स चूड़ी, उसका टुकड़ा आप उसमें डाल सकते हो, तो उसमें भी आपका ये चीज़ दिख जाता है। तो बहुत अच्छा इसका डिजाइनिंग अंदर से देखने में लगता है, यानी कि बहुत अच्छा अच्छा पैटर्न आपको नजर आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग डीजे में देखते हैं ना, अलग अलग लाइट जलता रहता है, भुक भाग वाला, उसी प्रकार का कुछ इसमें आपको नजर आएगा। तो हम लोग इसको बचपन में देखे हुए थे, तो अच्छा था ये। आगे बढ़ते हैं। द कलर्ड ग्लास पीसेस acts as an objects and the inclined plane mirrors forms multiple images of these glass pieces by repeated reflections which look like beautiful patterns or designs। तो बेसिकली होता क्या है, वो जो ग्लास का छोटा छोटा पीस होता है ना, वो एक तरीके से कैलिडोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और जब उसका परछाई बार बार शीशे पे पड़ता है तो रंग बिरंगा आपको कलर और अलग अलग प्रकार का पैटर्न देखने को नजर आता है अंदर में, कैलिडोस्कोप के अंदर में। ठीक है, इसी तरीके से हमारा कैलिडोस्कोप काम करता है। बहुत अच्छा ये डिवाइस है, मतलब डिवाइस नहीं कह सकते, इस तरीके से अपना इसको खिलौना कहो,
बहुत अच्छा लगता है देखने में, कभी मौका मिले तो बनाइएगा इसको। An interesting feature of a kaleidoscope is that we can never see the same pattern or design again। यानी कि कैलेडोस्कोप का सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें आपको हर वक्त नया नया डिजाइन, नया नया पैटर्न देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न बार बार दिख रहा है, मन बोर हो जाएगा, बोरिंग लगने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें हर बार जब भी आप देखोगे तो पैटर्न अलग अलग बनेगा, तो आपको ना इसमें मजा भी आएगा दिखने में। कैलेडोस्कोप बहुत अच्छा होता है खास। खैर ये बहुत अच्छा होता है, कभी मौका मिले तो आप इसको बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। कैलेडोस्कोप आर यूज बाय डिजाइनर्स ऑफ वॉल पेपर्स एंड फैब्रिक्स एज वेल एज बाय आर्टिस्ट टू गेट आइडियाज फॉर न्यू पैटर्न्स और डिजाइंस। तो कैलेडोस्कोप का जो इस्तेमाल है हम लोग केवल खेलने के लिए या फिर चीज़ों को ब्यूटीफुल देखने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल बड़े बड़े डिजाइनर, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं। कपड़े को डिजाइन को बनाने के लिए, दीवार पे डिजाइन बनाने के लिए, अलग अलग प्रकार का डिजाइन आपको बनाना है तो फिर कैलेडोस्कोप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब तो आप देखते होंगे कि दीवार पे ना अलग अलग प्रकार का डिजाइन बनने लगा है ना। आर्टिस्ट, पेंटर जो भी होते हैं वो लोग अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाते हैं। तो क्या वो डिजाइन उनके मन में पहले से होता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो कैलेडोस्कोप का इस सहारा लेते हैं। कैलेडोस्कोप में अच्छा सा पैटर्न बन गया, उसी को वो लोग निकाल लेते हैं या फिर उसका इमेज बना लेते हैं और उसी को दीवार में बना देते हैं, छाप देते हैं, जो कि बिल्कुल देखने में अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे हर वक्त आपके पास एक नया डिजाइन तैयार है कैलेडोस्कोप से। तो वही नया डिजाइन छत पे, दीवार पर, कहीं पर भी आर्टिस्ट उतार देता है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कैलेडोस्कोप काम करता है। अब तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक सनलाइट, वाइट और कलर्ड। बताइए सनलाइट जो है यानी कि सूरज की रोशनी जो है वो बिल्कुल सफेद है या कलर्ड है? कलर मतलब अलग अलग रंग का। बताइए कलर्ड है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमको पता है कि उसमें 7 रंग होता है। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब सूरज की रोशनी बिल्कुल देखने में उजला लगता है, बिल्कुल वाइट लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो वाइट कलर अपने आप में 7 रंग को अपने अंदर समेटे हुए है। ठीक है, खैर इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें कहा गया है द सनलाइट इज रेफर्ड टू एज अ वाइट लाइट। बिल्कुल सही बात है, यानी कि सनलाइट को हम लोग क्या मानते हैं? व्हाइट लाइट मानते हैं, सिंपल सा, यानी कि सफेद लाइट मानते हैं। आगे दी व्हाइट सनलाइट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स मिक्सड टुगेदर। एक्चुअली में जो वो आपको उजला कलर का सनलाइट दिखता है ना, वो उजला एक्चुअली में दिखता तो है, लेकिन एक्चुअली में वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे अब वो 7 कलर कौन कौन सा है इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। द 7 कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर है, आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, इसको ना याद रखने का तरीका हम लोगों को बचपन में हमारे टीचर बताते थे, विवग्योर, VIBGYOR। इसका बहुत ही अच्छा सेंस है। V मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। यानी कि सभी का पहला पहला अक्षर ले लो, वही हो गया हमारा विवग्योर। ये अच्छा होता था याद करने के लिए। विवग्योर मतलब VIBGYOR। V मतलब वायलेट, VIB, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O रेड, सॉरी O ऑरेंज और R रेड। सिंपल सा से हम लोग इसको याद करते थे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो सनलाइट में कितने कलर? 7 कलर। ठीक है, विवग्योर। आगे बढ़ते हैं। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, देखो, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अच्छा, जब रेनबो बनता है बरसात के बाद, जब रेनबो बनता है तो रेनबो में आपको कितने कलर देखने को मिलते हैं? 7 कलर। यानी कि वो जो व्हाइट लाइट था वो 7 अलग अलग कलर में क्या हो गया? बिखर गया। तो उसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी कि जब सिंपल सा आपका लाइट अलग अलग कलर में बिखर जाए, आपको अलग अलग कलर में दिखने लग जाए, तो वही हमारा कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे रेनबो इन द स्काई इज ए नेचुरल फिनोमेना शोइंग द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। यानी कि रेनबो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। रेनबो जो हमारा बनता है आसमान में बरसात के समय में, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसका? डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। मतलब कि रेनबो अपने आप में वो 7 कलर को समेटे हुए है और वो 7 कलर हम लोगों को दिखा देता है बरसात के समय में। तो रेनबो हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट को दर्शाता है। आगे द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ऑल्सो टेल्स अस दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स मिक्स्ड टुगेदर। अच्छा, रेनबो आपको और क्या बताता है? रेनबो आपको एक चीज और ये बताता है कि हमारा जो सनलाइट है
वो 7 कलर से मिक्स है और वो 7 कलर से मिलके बना हुआ है। रेनबो बनता कैसे? देखो, रेनबो बेसिकली बरसात के समय में जो वाटर वेपर होता है ना, यानी कि बरसात हो गया, बरसात होने के बाद आप देखते होगे कि आसपास ना नमी बना रहता है। नमी मतलब वाटर वेपर हमारा उड़ता रहता है। उसी वाटर वेपर पे जब सनलाइट पड़ता है तो वही हमारा व्हाइट लाइट 7 अलग अलग रंग में बिखर जाता है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो हालांकि आपको हम डीपली पढ़ाएंगे क्लास 10th में, उसमें आपको डीप में पढ़ना है। उसमें एक टॉपिक है, क्लास 10th में टॉपिक है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, साइंस में। उसी के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है कि आखिर रेनबो का फॉर्मेशन होता कैसे है। उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपने पूछा तो बस आप ये जान लीजिए कि बरसात के बाद हमारा जो आसपास का माहौल होता है ना, वो नमी हो जाता है थोड़ा सा, उसमें वाटर वेपर भर जाता है। तो वाटर वेपर पे जब सनलाइट पड़ता है तो वो वाटर वेपर पे जब सनलाइट पड़ता है तो वो वाटर वेपर बेसिकली प्रिज्म के जैसा बिहेव करता है। प्रिज्म समझते हो आप? प्रिज्म नहीं समझते, कोई बात नहीं, ग्लास समझते होंगे। ग्लास की तरह वो बिहेव करता है और उसी के बाद हमारा वो सनलाइट यानी कि व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलर में बिखर जाता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो रेनबो और क्या बताता है आपको? रेनबो ये बताता है कि व्हाइट लाइट यानी कि सनलाइट 7 अलग अलग कलर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे अपना व्हाट इज इनसाइड आवर आईज, यानी कि हमारे आंख के अंदर क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक होगा हमारा अगला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर व्हाट इज इनसाइड आवर आईज, यानी कि हमारे आंख के अंदर क्या क्या है, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग अपने इस क्लास में आईज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आईज के अलग अलग पार्ट है, जैसे सिलेरी मसल है, आइरिस है, लेंस है, कॉर्निया है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, अलग अलग प्रकार के हमारे आंख के पार्ट हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी का फंक्शन क्या है, क्या वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनका काम क्या है हमारे आंख के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे इसमें अच्छा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये दिख सके। बस इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर आपका नोट्स ब्लर आने लगेगा, इतना काफ़ी है। चलिए इसी के अंदर हम लोग थोड़ा सा इसको, हाँ अब ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या है, अलग अलग आंख के पार्ट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है आई इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गेन्स। बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है, आपको पता है। उन 5 में से एक सेंस ऑर्गन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो हमारे पूरा बॉडी पार्ट है, पूरा बॉडी हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से एक इंपॉर्टेंट हमारा और जो है वो है हमारा आंख। बिल्कुल हमारा आंख, यदि ये आंख ना हो तो आप इतने खूबसूरत दुनिया को देख ही नहीं पाओगे। सोचो, मतलब सेंस ऑर्गन्स के अंदर हमारा आंख भी एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे द आई इनेबल्स अस टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। आंख के वजह से ही हम लोग इतना खूबसूरत दुनिया देख पाते हैं। समझ में आ रही है? आगे द आई हैज अ स्फेरिकल शेप। आई जो है ना हमारा स्फेरिकल शेप का होता है, मतलब थोड़ा गोल होता है वो। समझ में आ रही है? मतलब थोड़ा गोल होता है, कैसा, बॉल के जैसा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आंख का जो बाहरी हिस्सा है वो उजला होता है। हालांकि उजला के बाद हमारा बीचों बीच एक काला जैसा भी कुछ चीज है, वो काला क्या है इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। The outer coat of the eye is tough so that it can protect the interior of the eye from accident. आँख का जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, बाहर वाला, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइट होता है। टाइट मतलब थोड़ा सा वो ज़्यादा ठोस होता है एज कम्पेयर टू अंदर वाला पार्ट। देखो हालांकि पूरा आँख ही हमारा नाजुक है, यानी कि थोड़ा सा आँख पे यदि चोट लगता है तो कितना जल्दी आंसू निकलने लगता है हमारा, या फिर दर्द करने लगता है। लेकिन ये जो चोट आपको लगा, ये फिर भी चोट बहुत कम है। यदि ये चोट डायरेक्टली आपके आंख पे लगता ना तो फिर आपका आंख भी खराब हो सकता था। लेकिन इसको प्रोटेक्ट किसने किया? इसको प्रोटेक्ट किया आपके इस मसल्स ने, जो आपके आंख के आगे जो ये चमड़ा है, जो स्किन है, वो आपके आंख को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपके आंख का जो बाहरी वाला हिस्सा है वो थोड़ा हार्ड है,
लेकिन अंदर का जो हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा नाजुक है, मतलब इतना ज़्यादा नाजुक है कि आप एक बार यदि अपने व्हाइट वाले पार्ट को छू भी लोगे ना अपने हाथ से तो वो ज़्यादा जलन होने लगता है उसमें। जलन मतलब उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि कुछ जल रहा है, ऐसा कुछ लगता है उसमें, है ना, इसीलिए बहुत ही नाजुक होता है। आगे द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, आईलैंड, सिलियरी मसल्स, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। तो ये ऐसे कुछ पार्ट है जो कि आईज के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्निया के बारे में। देखो आप ना एक तरफ डायग्राम भी देखते चलना और एक तरफ इसके स्टेटमेंट को भी पढ़ते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिसके पास एनसीईआरटी बुक है उनमें ये डायग्राम दिया हुआ है, जिनके पास रेफरेंस बुक है उनमें भी एनसीईआरटी से अच्छा ही डायग्राम दिया हुआ है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। हमारे आंख का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है वही हमारा होता है कॉर्निया, यानी कि जो आपका आगे वाला हिस्सा है ये पूरा का पूरा आगे वाला हिस्सा ये हमारा कहलाता है कॉर्निया। सबसे आगे वाला हिस्सा हमारा कॉर्निया कहलाएगा। आगे, कॉर्निया इज मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस। ये जो है ना हमारा कॉर्निया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस से मिलकर बना होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हो। अब ये मत समझना कि जो स्किन आपका दिख रहा है जिसमें कि बाल है उसको कॉर्निया कहते हैं, नहीं, वो कॉर्निया नहीं है। वो तो बेसिकली एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर है आपका। कॉर्निया क्या हुआ आपका, व्हाइट वाला जो है ना आपका उसके ऊपर एक लेयर है, लेयर मतलब ग्लास के जैसा है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। यानी कि आपके आँख को आप मतलब कि आँख का आपका जो सबसे फ्रंट पार्ट है जो कि बिल्कुल ऊपर में ग्लास की तरह काम करता है वही है आपका कॉर्निया। ठीक है, और ये कॉर्निया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, तभी तो हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। यानी कि कोई भी रोशनी लाइट जब हमारे आँख के अंदर एंटर करता है तो किसके थ्रू करेगा, कॉर्निया के थ्रू ही करेगा, क्योंकि ये सबसे फ्रंट वाला पार्ट है। द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्निया इज टू प्रोटेक्ट द आई। आँख में कॉर्निया का सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये हमारे पूरे आँख को बचा के रखता है। बस में आ रही है, ऊपर में जो ट्रांसपेरेंट जैसा मटेरियल है बिल्कुल ये सफ़ेद होता है, बिल्कुल वाइट होता है, बिल्कुल शीशा के जैसा, वो आपके आँख को बेसिकली प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉर्निया के बारे में, और कॉर्निया का फंक्शन क्या है इसके बारे में आपने जाना। अगला हमारा है आइरिस। अब यही आइरिस क्या होता है, देखो, बिहाइंड द कॉर्निया अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइरिस। कॉर्निया के जस्ट पीछे जो एकदम बिल्कुल डार्क वाला पार्ट आपको दिख रहा है, कॉर्निया के पीछे जो बिल्कुल आपको ये डार्क वाला जो पार्ट दिख रहा है वही आपका कहलाता है आइरिस। ठीक है, आगे, the iris is actually that part of eye which gives the eye its distinctive color। यानी कि हम लोग जो अपने अलग अलग कलर को देख पाते हैं, जैसे ब्लू, ग्रीन, वाइट, येलो, अलग अलग प्रकार के कलर हमारा आंख यदि देख पाता है, उसको फील कर पाता है, तो वो आइरिस के वजह से ही कर पाता है। यदि हमारा आइरिस खराब हो जाए ना तो हम लोग कलर को पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा ब्लू है, कौन सा रेड है, कौन सा वाइट है, पता ही नहीं चलेगा। तो कलर पहचानने में जो काम करता है वो कौन करता है, आपका आइरिस करता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे, व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज ग्रीन आईज वी मीन दैट द कलर ऑफ आइरिस इन हिज आईज इज ग्रीन। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं ना, जैसे हम लोगों का जो आंख है वो जो बिल्कुल बीच वाला पार्ट है वो बिल्कुल काला है ना, बिल्कुल काला है। किसी किसी का आपने देखा होगा ब्लू होता है, किसी किसी का आपने देखा होगा ग्रीन होता है। ज़्यादातर ये इंडिया में नहीं होता, ये फॉरेन कंट्री में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप रसिया चले जाओ, रसिया के लोगों का जो आंख है ना बिल्कुल एकदम ग्रीन टाइप होता है, बिल्कुल ग्रीन टाइप। तो ये जो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि इसका आंख हरा है, इसका आंख नीला है, वो किसको कह रहे होते हैं, बेसिकली आइरिस को कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे आइरिस का कलर कैसा है, ब्लैक। नॉर्मली इंडियन के मतलब नॉर्मली इंडियन का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है हाँ, द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। यानी कि आइरिस ये कंट्रोल करता है कि आपके आंख के अंदर लाइट कितना जाएगा, यानी कि आपके आंख के अंदर लाइट कम जाना है या ज़्यादा जाना है, यही हमारा डिसाइड करता है कौन, आइरिस। ठीक है, आगे, ये हो गया हमारा आइरिस के बारे में। उसके बाद है हमारा प्यूपिल। प्यूपिल क्या, देखो, द आइरिस हैज अ स्मॉल ओपनिंग एट इट्स सेंटर विच इज कॉल्ड द प्यूपिल। अब देखो, बहुत ही ध्यान से समझना इस बात को, हालांकि एनसीईआरटी में प्यूपिल के बारे में जिक्र नहीं है। आपने कभी भी अपने आंख को गौर से देखा है, आपके आंख में जो आपको ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है ना उसमें दो कलर है, आपको पता है,
कभी चलो आज ही आप अपना घर जाना, ठीक है, शीशा को उठाना, आपका जो आंख का बिल्कुल ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, इसमें भी आपका दो स्ट्रक्चर दिखेगा, एक बिल्कुल बाहर से काला है और एक बिल्कुल अंदर में काला आपको दिखेगा, छोटा सा गोल। तो वो जो छोटा सा गोल है आपका आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच, वही वही हमारा कहलाता है प्यूपिल, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि नॉर्मली हमारा आंख कैसा दिखता है, काला, लेकिन काला तो है, लेकिन वो काला आपका दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक बाहर बाहर और एक अंदर। तो अंदर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं प्यूपिल। द साइज ऑफ द प्यूपिल कंट्रोल्ड बाय द आइरिस, यानी कि आपके आंख का जो बिल्कुल काला वाला हिस्सा है, बिल्कुल बीचों बीच वाला, उसका साइज कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, ये डिसाइड करता है कौन, आइरिस। यानी कि आपके प्यूपिल का साइज कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, ये डिसाइड करने का काम है आइरिस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि आइरिस होता है बिल्कुल बगल बगल और प्यूपिल होता है उसके अंदर में। प्यूपिल अपीयर्स लाइक अ डार्क स्पॉट एट द सेंटर ऑफ द आइरिस, यानी कि आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच एक डार्क कलर का जो आपको दिखता है बिल्कुल काला, वही आपका है प्यूपिल। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ता है, प्यूपिल के बाद आगे बढ़ा जाए, उसके बाद है हमारा आई लेंस। आई लेंस बड़ा सिंपल सा है, देख लो, ये जो आपका पूरा आंख है ना, आंख के अंदर आपका एक लेंस लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, मतलब उसी लेंस के थ्रू हमारा जो इमेज किसी भी चीज़ का है वो हमारे रेटिना पे बनता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे आंख के अंदर एक लेंस फिट है। हाँ, लेकिन वो लेंस ऐसा नहीं है जो हम लोग चश्मा में लगाते हैं, वैसा नहीं। लेंस ये हमारा कैसा है, मस्कुलर लेंस है, मतलब कि बिल्कुल स्किन वाला लेंस है। बिहाइंड द प्यूपिल इज एन आई लेंस, यानी कि प्यूपिल के पीछे, जस्ट प्यूपिल के पीछे हमारा होता है एक आई लेंस। आगे बढ़ते हैं, द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस थिकर इन द सेंटर। कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा, याद रखिएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि हमारे आंख में जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, लेंस दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। तो हमारे आंख में कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का खासियत ये होता है कि ये बीच में थोड़ा सा मोटा होता है, मतलब कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि बीच में थोड़ा सा क्या है, मोटा है, लेकिन इसके एज में जा रहे हैं कि लास्ट कगर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा पतला हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारे आंख में कैसा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, सेंटर में मोटा होता है, ठीक है, ठीक होता है। आगे बढ़ते हैं फिर, विच इज मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस। और ये भी हमारा आई लेंस पूरा का पूरा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मिलकर बना होता है, तभी तो हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं, ठीक है। आगे तो ये हो गया हमारा आई लेंस के बारे में। अगला है हमारा सिलियरी मसल्स, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो, सिलियरी मसल्स आर अटैच्ड टू द आई लेंस। आई लेंस आप जरा देखो ध्यान से, ये आपका आई लेंस है, इसके दोनों तरफ एक इधर और एक इधर, यानी कि हमारा आई लेंस जो चिपका हुआ होता है ना, वो होता है हमारा सिलियरी मसल से। तो हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आई लेंस को दोनों तरफ से खींच के बांध के रखने का काम किसका है, सिलियरी मसल्स का है, ठीक है। आगे, द सिलियरी मसल्स कैन चेंज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड मेक इट थिन और थिक अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आई। यानी कि हमारा समय समय पर हमारा आई का जो, मतलब आई लेंस का जो हमारा साइज है वो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन इसको घटाने बढ़ाने का काम किसका है, सिलियरी मसल्स का है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो, जब भी हम लोग कोई चीज़ नज़दीक की चीज़ों को देखते हैं ना, यानी कि जब भी हम लोग कोई चीज़ ऐसा देखते हैं जो कि हमारे आँख के बिल्कुल नज़दीक होता है, उस समय पे हमारा आई लेंस थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज़ हम लोग दूर के चीज़ों को देखते हैं तो हमारा आई लेंस पतला हो जाता है। और ये मोटा करना पतला करना ये काम किसका है, सिलियरी मसल्स का है, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारा सिलियरी मसल्स के बारे में इसका पूरा फंक्शन। अगला हमारा है रेटिना। रेटिना आप देख रहे होगे, ये बिल्कुल ये जो हमारा आँख के बिल्कुल पीछे जो है हमारा स्क्रीन दिख रहा है आपको सर्कल टाइप का, यही हमारा कहलाता है रेटिना। ये वाला हिस्सा हमारा पूरा रेटिना कहलाता है। और ये रेटिना क्या करता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझिए ध्यान से। द रेटिना इज अ स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई। हमारे आँख में जो इमेज बनता है किसी भी चीज़ का, वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। याद रखेंगे इस बात को कि लाइट हमारा इंटर करेगा इधर से, ऐसे गया लाइट, लेकिन लाइट से जो इमेज बनने वाला है हमारा, वो बनेगा हमारे रेटिना पे। जैसे हम आपको अभी देख पा रहे हैं, तो आपका इमेज मेरे आँख में कहाँ पे बन रहा होगा, रेटिना पे बन रहा होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप हमको देख रहे हैं, तो आपके आँख में मेरा इमेज कहाँ पे बन रहा होगा, रेटिना पे बन रहा होगा, ठीक है। आगे, द रेटिना इज बिहाइंड द आई लेंस। आई लेंस के बिल्कुल पीछे हमारा होता है रेटिना, आप देख पा रहे होंगे इमेज में। आगे, द आई लेंस
फोकसेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, यानी कि आई लेंस के ऊपर जो भी लाइट आता है उस लाइट को वो कन्वर्ट किस कर देता है, किसमें, इमेज में, और वो इमेज हमारा बनता है जाके रेटिना पे। आगे, द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स। अब ये जो रेटिना आप देख रहे हो ना, इस रेटिना के पास बहुत सारे नर्व सेल होते हैं, बहुत सारे नर्व सेल होते हैं। अब ये नर्व सेल का काम क्या है, देखो, सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। अब देखो, जैसे हम आपको देख रहे हैं, ठीक है, आपका इमेज मेरे रेटिना पे बन रहा है, लेकिन मेरा दिमाग क्या समझेगा कि आप क्या हो, एक इंसान हो, ठीक है। उसी प्रकार से मेरा आंख देखेगा एक कुत्ता को, एक डॉगी को देखेगा, तो मेरा दिमाग जब तक नहीं बोलेगा कि हाँ ये डॉग है, तब तक क्या हम उसको समझ पाएंगे वो डॉग है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं और अचानक बोल देते हैं कि ये डॉग है, ये कैट है, ये क्यों बोल पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत उसको इंटरप्रेट करता है, तुरंत उसको समझता है। तो किसी भी चीज़ का जो इमेज बनेगा वो पहले हमारे रेटिना पे बनेगा, और वो उस इमेज को ब्रेन तक लेके जाने का काम किसका है, ऑप्टिक नर्व का है, ऑप्टिक नर्व का है। तभी जाकर हमारा दिमाग उस चीज़ को समझ पाता है और उसके प्रति जवाब दे पाता है कि हाँ भाई सामने क्या है। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए कि आप बीच रोड पे चल रहे हो और एकदम बिल्कुल सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, तो ट्रक का इमेज पहले कहाँ पे बना, आपका रेटिना पे बना, और उस रेटिना पे जो इमेज बना आपका, उसको ब्रेन तक लेके जाने का काम किसका था, ऑप्टिक नर्व का था। तभी आपका ब्रेन आपको मैसेज देता है कि भाई सामने ट्रक है, हट जाओ, तभी हम लोग हट पाते हैं। यदि ऑप्टिक नर्व अपना काम करना बंद कर दे, यानी कि ऑप्टिक नर्व मैसेज को ब्रेन तक लेके जाने का काम यदि छोड़ दे, तो किसी भी चीज़ को हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले कौन करता है, आपका ऑप्टिक नर्व काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रेटिना इज अटैच टू द ऑप्टिक नर्व। ये पूरा आपका रेटिना जो है, ये पूरा का पूरा रेटिना आपका ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होता है, और ये ऑप्टिक नर्व यहाँ से किससे कनेक्टेड होगा, फिर आपके ब्रेन से कनेक्टेड होता है। मतलब कि इसका कनेक्शन डायरेक्टली आपके ब्रेन से होता है, आपके दिमाग से होता है। आगे, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑन द रेटिना, रोड्स एंड कॉन्स। यानी कि हमारे इस रेटिना पे दो अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाएंगे, एक रॉड और दूसरा कॉन। बड़ा नाम सिंपल सा है, यानी कि रॉड्स और कॉन्स ये ऐसे दो सेल हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है, कोमल है। और ये इन सेल का नाम क्या है, रोड्स एंड कॉन्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, रेटिना पे प्रेजेंट होंगे। अब इनका काम क्या होता है वो देख लो थोड़ा सा। रोड का काम है, रोड्स आर सेंसिटिव टू डीम लाइट। अच्छा, जब भी हम लोग अंधेरे में होते हैं तो हमारा दिमाग क्या समझता है कि अच्छा रूम क्या है, अंधेरा है। तो ये जो रूम अंधेरा है इसको बताने का काम किसने किया, रॉड ने किया, याद रखिएगा। तो रॉड किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगा, डिम लाइट को। यदि कि कम रोशनी है या फिर अंधेरा है, तो हम लोग कैसे समझ पाते हैं कि कम रोशनी है फिर अंधेरा है, इसको समझाने के लिए कौन हमारा काम करता है, रॉड काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कौन का काम क्या है भाई, कौन आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कौन सिंपल सा बताता है कि लाइट ब्राइट है कि नहीं। जैसे हम लोग अचानक बंद कमरे में आते हैं, रूम अंधेरा रहता है, तो अंधेरा वो हमको इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहां पर रोड क्या समझ रहा है, मतलब कि रोड अपना काम कर रहा है, वो बता रहा है आपके दिमाग को कि हाँ भाई रूम क्या है, अंधेरा है। लेकिन जैसे ही लाइट को ऑन करते हैं वैसे हमारा लाइट, पूरा रूम हमारा ब्राइट हो जाता है, पूरा उजला हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे कौन एक्टिव हो गया, कौन सा एक्टिव हो गया वहाँ पे। तो जब भी आपका रूम अंधेरा होता है उस समय पे एक्टिव होता है आपका रॉड्स, लेकिन जब भी आपका रूम पूरा ब्राइट होता है, पूरा एकदम उजला हो जाता है, लाइट से भर जाता है, तो उस समय पे आपका एक्टिव हो जाता है कॉन्स। और अंधेरा और उजला ये फर्क करने का जो हमारा सेल है, रोड्स और कॉन्स, या कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, रेटिना पे प्रेजेंट रहता है। तभी जाकर किसी भी चीज़ को हम लोग आसानी से समझ पाते हैं कि अच्छा ये अंधेरा है और ये हमारा उजाला है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अगला हमारा है ऑप्टिक नर्व। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या होता है भाई, बड़ा सिंपल है ये। द ऑप्टिक नर्व कैरीज द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यानी कि रेटिना पे जो भी हमारा इमेज बनता है उस इमेज को ब्रेन तक लेके जाने का काम किसका है, ऑप्टिक नर्व का है। लेकिन किस रूप में लेकर जाता है वो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के रूप में लेकर जाता है बेसिकली। तो इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है कौन, आपका ऑप्टिक नर्व। तब जाकर वो मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचाता है और फिर ब्रेन आपको मैसेज देता है
कि हाँ भाई सामने में क्या रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिक नर्व का काम। उसके बाद है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। अब ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। देखो, एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना इन द आई देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स, यानी कि रोड्स और कॉन्स, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। देखो, ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आपका ये ऑप्टिक नर्व है इधर, और यहाँ पे आपका ये रेटिना है, यानी कि जहाँ पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व आपका मिलता है वहाँ पे यदि एक भी रॉड नहीं है या फिर एक भी कॉन नहीं है, तो क्या वो हमारे डिम लाइट या फिर ब्राइट लाइट को समझ पाएगा? यानी कि आपके रेटिना पे रॉड्स और कॉन्स जो कि लाइट को पहचानता है वो रहेगा ही नहीं, तो क्या आप किसी भी चीज़ को पहचान पाओगे? बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट मतलब आदमी जो किसी कलर को देख ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल अंधा है। अंधा का मतलब है कि वो किसी भी चीज़ को देख ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि रेटिना पे उसका रॉड भी नहीं है और कोन भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि नहीं देख पाता है अच्छे तरीके से, तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप? इसका मतलब आप ये समझेंगे कि अच्छा, इसके रेटिना पे रॉड्स भी नहीं है और कॉन्स भी नहीं है, इसीलिए वो देख नहीं पा रहा है। लेकिन उसके रेटिना पे यदि रॉड और कॉन दोनों होता तो आराम से देख पाता, जैसे हम लोग आराम से भी देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे रेटिना पे रॉड और कॉन दोनों है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को सिंपल सा हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बीच में वो जगह जहां पे रॉड्स और कॉन्स नहीं होते हैं। अब जब रॉड और कॉन है ही नहीं तो आप लाइट को नहीं देख पाओगे। दिस इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, सिंपल सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When the image of an object is formed at the blind spot in the eye, it cannot be seen by the eye. यानी कि यदि ब्लाइंड स्पॉट पे, यानी कि उस जगह पर जहाँ पे कि रोड और कौन है ही नहीं, यदि वहाँ पे इमेज बन रहा है, इमेज तो बनेगा लेकिन क्या आप उसको देख पाओगे? उसको समझ ही नहीं पाओगे। तो आपको आँख के आगे कैसा लगेगा? सब कुछ अंधेरा जैसा, मतलब आप कुछ देख ही नहीं पाओगे। तो ब्लाइंड स्पॉट पे यदि आपका इमेज बनता है तो आप उसको महसूस नहीं कर पाते हो। Blind spot is not sensitive to light because there is no light sensitive cells like rods and cones in this region. यानी कि ब्लाइंड स्पॉट पे जो भी इमेज बनता है आप उसको फील इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ना ही वहाँ पे रोड्स है ना ही वहाँ पे कॉन्स है। तो आप उजला क्या होता है, अंधेरा क्या होता है, आप उसको जान ही नहीं पाते हैं, ठीक है। इसी को तो हम लोग कहते हैं कि आदमी अंधा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यही था हमारा ब्लाइंड स्पॉट। अगला हमारा होगा परसिस्टेंस ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ द आई। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्लाइंड स्पॉट तक हम लोगों ने आज डिस्कस किया, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? चले तो अगले वाले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो ब्लाइंड स्पॉट से आगे बात करेंगे, यानी कि परसिस्टेंस ऑफ विजन से बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चले तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।